हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है केबीएस एनबीएस की जल्द एग्ज़ाम होने वाले हैं। 10 और 11 तारीख में आपके एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। आपको आपकी एग्ज़ाम की सीटी जो है आपको देखने को मिल गई होगी। आप सभी लोगों ने चेक भी कर ली होगी और उसी क्रम में हमारी ये क्लासेस चल रही थी केबीएस एनबीएस टीयर 1 के लिए। चाहे वो नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो या टीचिंग एग्ज़ाम हो, टीयर 1 के लिए सभी का सिलेबस जो है एक ही रहने वाला है। तो आप सभी के लिए उसी संबंध में हमारी क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया था, कंप्यूटर लिटरेसी। इसके बाद हमने जीके जीएस का सेक्शन जो है शुरू किया था, जिसमें हमने हिस्ट्री अपनी कंप्लीट कर ली है, पॉलिटी भी कंप्लीट कर ली है। आज हम जो है ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी भी 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। लगभग हमारे 250 प्रश्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे सचिन एकेडमी की बुक में। और इसमें हम जो है आज 100% जो है 100% जो है वो करने वाले हैं। लगभग 100 क्वेश्चन जो है हम आपको कराने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है बेल आइकन का जरूर प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी एक के सभी वीडियो की प्लेलिस्ट भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत सारे मिल जाएंगे। देखिए, इसमें आपको जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको जितने भी केबीएस एनबीएस के पीआरटी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं चाहे वो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से हो या आपका जो है हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, आप सभी लोगों ने पिछली क्लासेस में देखा कि वो भी आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है या किसी का जवाब जो है गलत होता है, बुक में गलत दिया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका भी उत्तर दीजिएगा। और जब क्लास ख़त्म हो जाए अपने एक दोस्तों में कम से कम शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। देखिए, पिछले जो है कल आपकी जो है क्लासेस नहीं हो पाई थी, क्योंकि कल थोड़ी सी जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि ठंडी चल रही है और मौसम बदल रहा है। तो जुकाम और खांसी जो है सभी लोगों को आम बात है। और जब जुकाम या खांसी ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, तो उसमें जो है थोड़ा सा जो है बोलने में तकलीफ़ हो जाती है। तो इसीलिए जो है आपकी क्लास नहीं हो पाती। अब देखिए, आज हम जो क्लास शुरू करने वाले हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि आज इसमें हम ज्योग्राफी के जो ज्योग्राफी का पार्ट है जीके जीएस में, इससे हम संबंधित सवाल को देखने वाले हैं। तो हम बिल्कुल जो है टाइम जो है इसे बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए, पहला सवाल में कहा जा रहा है कि क्षुद्र ग्रहों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए, कह रहा है वे सूर्य की परिक्रमा नहीं करते। इनका आकार जो है ग्रहों से बड़ा होता है। ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे चट्टानी पिंड होते हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है। और ये जो है मंगल और बृहस्पति के बाहर पाए जाते हैं, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये जो है सूर्य के चारों ओर जो है ये भी परिक्रमा करने वाले एक चट्टानी पिंड होते हैं, जो हमारे एस्टेरॉइड होते हैं। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, जो क्षुद्र ग्रह जो है आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं, इन्हें जो है लघु ग्रह भी कहा जाता है। ये सूर्य की परिक्रमा ग्रहों की तरह करते हैं और मंगल और बृहस्पति के बीच में इनकी जो है पेटी पाई जाती है। ठीक है, पेटी का मतलब इन्हीं के कक्षाओं के बीच ये है ये जो है वो घूमते रहते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है 1.1 से 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रहों वाला मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट जो स्थित है, ये आपका मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षा में आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मंगल ग्रह के चंद्रमाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चंद्रमाओं का संबंध मतलब क्या होता है कि जैसे हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, ठीक है, ऐसे मंगल ग्रह के भी जो उपग्रह हैं उनको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। और उनके संबंध में जो है कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो फोबोस और डीमोस है, ये मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है। 2 चंद्रमा का मतलब क्या है, जो उनकी परिक्रमा करते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी जो है या हमारे जितने भी ग्रह हैं वो जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कुछ जो है छोटे ग्रह ऐसे भी हैं जो इनके जो हमारे ग्रह हैं इनकी भी परिक्रमा करते हैं। तो इन्हें हम जो है उपग्रह कहते हैं, या उस ग्रह का जो है मून भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो फोबोस और डीमोस जो है ये मंगल ग्रह के जो 2 चंद्रमा हैं, इनके नाम है। ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
एक्सप्लेनेशन भी इसका हम देख ही लेते हैं। देखिए फोबोस और डिमोस जो है ये दोनों मंगल ग्रह के चंद्रमा हैं और जिनकी खोज जो है 1877 में हुई थी। फोबोस का व्यास लगभग 22 किलोमीटर है तथा डिमोस का व्यास जो है लगभग 12 किलोमीटर है। बुध और शुक्र के जो है कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो आपका सही है, ये बताना है। कह रहा है यह सूर्य से जो है तीसरा ग्रह है, सूर्य से जो है ये तीसरा ग्रह है और कह रहा है यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं और जो है यह पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। ऐसा जो है ऐसा जो है इस 4 ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये देखिए सौरमंडल का जो है सबसे गर्म ग्रह है, याद रखिएगा सबसे गर्म ग्रह है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा आप सभी लोग जानते हैं इसको कहा जाता है। और ये सांझ का तारा और भोर का तारा जो है ये किससे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, याद रखिएगा। देखिए बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं होते और शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है और तापमान के कारण जो है इसे सबसे गर्म ग्रह जो है माना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यह जो है दूरी के आधार पर सूर्य के कौन से नंबर पर आता है, ये आपको बताना है। देखिए जो है एपाफिस, ठीक है, एपाफिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एपाफिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यह जो है पृथ्वी के निकट एक बड़ा क्षुद्र ग्रह है, यह जो है पृथ्वी के निकट जो है एक बड़ा क्षुद्र ग्रह है। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ये जो है एनवीएस पीजीटी 19/9/2019 में पूछा गया था और एपाफिस जो है ये पृथ्वी के पास स्थित एक जो है क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका जो खोज हुआ था 2004 में हुआ था और अराजकता और अंधकार के प्राचीन मिस्र देवता के नाम पर इसका नाम जो है एपाफिस रखा गया है। नासा ने हाल में स्पष्ट किया है कि अगले 100 वर्षों में एपाफिस जो है पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होने वाला है। अगला सवाल देखिए, अगस्त 2017 में वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य के बारे में किए गए नवीनतम निष्कर्षों के अनुसार जो है कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा कथन सही हो जाएगा, देखिए KVS PGT 21/12/2017 का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा 5वें नंबर का, ये हमारा देखिए सूर्य का कोर उसकी सतह से 4 गुना तेजी से घूमता है, ये सही हो जाएगा। सूर्य का कोर जो है उसकी सतह से 4 गुना तेजी से घूमता है। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसका जो है वो बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। सूर्य का जो कोर है उसकी सतह से जो है 4 गुना तेजी से घूमता है। देखिए KVS PGT 12/2/2017 में 21/12/2017 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि अगस्त 2017 में वैज्ञानिकों ने पाया कि सूर्य का कोर उसकी जो है सतह से लगभग 4 गुना तेजी से घूमता है। सूर्य एक तारा है और उसके चारों उपस्थित जो है वायुमंडलियों को जो है जो वायुमंडल होता है उसके चारों ओर के, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कोरोना कहते हैं। कोरोना वायरस नहीं है, इसको कोरोना कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। सूर्य के कोर का जो तापमान है ये लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम बात करें कि सूर्य में जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है, तो वो नाभिकीय संलयन से, ठीक है, नाभिकीय संलयन से, याद रखिएगा। ये भी सवाल आपसे बार बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखिए, बृहस्पति ग्रह के बारे में सही कथन चुनिए। बृहस्पति ग्रह के बारे में सही कथन चुनिए। आप सभी लोग जानते हैं कि जो सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है ये आपका बृहस्पति ही है। तो 7वें नंबर का आपका सवाल पूछ रहा है आपसे कि जो है 6वें नंबर का कि बृहस्पति ग्रह के बारे में आपका सही कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार जो है चौथा ग्रह है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा जो है 11.9 वर्ष में करता है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य का जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है या सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य का कह रहा हूँ। और ये जो परिक्रमा जो सूर्य की करता है, जैसे पृथ्वी 365 दिन में कर लेती है, वैसे ये जो है 11.9 साल में करता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के अनुसार अगर हम देखें तो 5वें नंबर पर है ये। देखिए सूर्य की परिक्रमा यह लगभग जो है 11.9 वर्ष में करता है और अपनी दूरी पर एक चक्कर लगभग 9 घंटे 55 मिनट में पूरा करता है। इसका घनत्व जो है लगभग 101.31 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है सेंटीमीटर क्यूब आप जानते हैं, इसीलिए घन सेंटीमीटर लिखा है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 5 गुना अधिक है और इसका उपग्रह जो है गैनीमेड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें कहा गया था कि इसका जो उपग्रह है वो गैनीमेड तो है, लेकिन चौथे विकल्प में आप देखें कह रहा है कि सबसे छोटा है, लेकिन ये सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, शुक्र ग्रह के संबंध में कौन सा जो है सबका सही कथन है, ये आपको इसमें से चुनना है।
देखिए यहाँ पर कह रहा है यह सूर्य से दूरी के क्रम में पहला है, पहला नहीं है, ठीक है। पहला तो आपका आप सभी लोग जानते हैं जो बुध है, याद रखिएगा, ठीक है। यह जो है सूर्य के क्रम में जो है दूसरा ग्रह नहीं है, या पहला ग्रह नहीं है, दूसरा है, याद रखिएगा। आप इसको जो है दूसरा लिख लीजिएगा या याद रखिएगा कि ये दूसरा है। और यह रात के समय सबसे कम चमकीला है। देखिए सबसे कम चमकीला नहीं, ये जो है सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, इसलिए इसको पृथ्वी की जो है बहन भी कहा जाता है। किस लिए? देखिए क्योंकि यह पृथ्वी के समान है, इसीलिए जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। और रात में जो है सबसे ज़्यादा चमकता है, इसीलिए जो है रात का तारा और भोर का तारा भी इसको कहते हैं। देखिए इसका नामकरण ग्रीक देवता के नाम पर हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह सूर्य से दूरी के क्रम में दूसरा ग्रह है और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला प्राकृतिक पिंड है, तो ये आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए शुक्र सूर्य से दूरी के क्रम में जो है दूसरा ग्रह है, इसका नामकरण प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी वीनस के नाम पर किया गया है। और यह चंद्रमा के बाद जो है रात के आकाश में सबसे चमकीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे जो है भोर का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, तारामंडल में उन 7 चमकीले ग्रहों के समूह को क्या कहते हैं, जिन्हें जो है उर्सा मेजर या अर्सा मेजर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये हमारे सप्तऋषि मंडल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा। इनको जो है हम अर्सा मेजर या उर्सा मेजर भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो है ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। सप्तऋषि मंडल या ग्रेट वियर कहते हैं। देखिए तारामंडल में 7 चमकीले जो है तारों का समूह उर्स मेजर या उर्सा मेजर ग्रेट वियर या जो है सप्तऋषि मंडल कहलाता है। और यह आकाश के समय में रात के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है आसानी से दिखाई देने वाला नक्षत्र है। भारत में इसे पारंपरिक रूप से जो है सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। देखिए सौरमंडल के किस ग्रह को जो है सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है, तो सबसे अधिक समय जो है किसको लगता है ये आपको बताना है। 9वें नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति जो है ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है, इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सौरमंडल में अगर सूर्य के बढ़ते क्रम में देखें हम, तो सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा, देखिए नंबर 1 पे आपका आ जाएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इस तरह से कुछ इनका क्रम है। और बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल और शुक्र की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है, इसीलिए इसकी परिक्रमा अवधि जो है सबसे लंबी होती है। बृहस्पति सूर्य का एक चक्कर लगभग 11.9 वर्ष में पूरा करता है और वर्तमान में इसके जो है लगभग 79 जो है ज्ञात उपग्रह है। अगला सवाल देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए जो है इसकी सतह जो है लाल दिखाई पड़ती है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, देखिए 10 नंबर का जो विकल्प है ये हमारा विकल्प जो है सी सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प इसका सी सही है। देखिए क्योंकि यहाँ की मिट्टी में जो है इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपलब्धता ज़्यादा है, इसीलिए इसको जो है लाल ग्रह कहते हैं, इसका रंग इसीलिए लाल दिखाई देता है। देखिए रात के समय जो है मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है, इसीलिए इसे जो है लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होने पर लाल रंग दिखाई देता है। मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे अधिक अध्ययन किए जाने वाले ग्रहों में से एक है। अगला सवाल देखिए, बृहस्पति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। बृहस्पति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देखिए इसके केवल जो है 10 उपग्रह है ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए 2013 तक अगर इसकी बात करें तो 64 उपग्रह इसके ज्ञात हो गए थे, 64 याद रखिएगा। और यह जो है सूर्य से जो है तीसरा ग्रह है, सूर्य से जो है तीसरा ग्रह ऐसे कहा जा रहा है। तो ये जो है सूर्य से 5वां ग्रह है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी आप जानते हैं, तो ये गलत, ये गलत। इसके उपग्रहों की संख्या जो है 64 थी और वर्तमान में 79 है, तो बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और यह जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो सौरमंडल का जो है सबसे छोटा ग्रह ये नहीं है, सभी गलत हो जाएगा। सी विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से बृहस्पति ग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, ये आपको चुनना है। या दूरी के आधार पर जो है चौथा ग्रह है, चौथा नहीं है, 5वां है, आप सभी लोग जानते हैं। यह आकार और द्रव्यमान में सभी ग्रहों से जो है बड़ा है, बिल्कुल। और एक परिक्रमा जो है ये आपका 11.9 वर्ष में पूरी करता है, तो बी ही इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। बी ही जो है ये सही हो जाएगा। एक चक्कर लगाने में अपने धुरी पर इसको कितना टाइम लगता है, ये भी देखिए 9 घंटे 55 मिनट, लगभग 10 घंटे जो है इसको लगते हैं। देखिए पृथ्वी के किस कारण जो है दिन रात होते हैं, पृथ्वी के किस कारण जो है दिन रात होते हैं, तो पृथ्वी के आकार के कारण नहीं होते, याद रखिएगा। पृथ्वी का जो घूर्णन है इसके कारण होते हैं, क्योंकि जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है घूमती है तो जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वहाँ पर दिन होता है, और जो सूर्य से विपरीत रहता है वहाँ पर रात हो जाती है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप गेंद लेंगे और गेंद पर टार्च जो है जला कर रखेंगे और गेंद को अगर गोल गोल घुमाएंगे
तो जो गेंद का हिस्सा जो टार्च के सामने आएगा वहीं पर जो है आपको उजाला दिखेगा। ठीक है, तो यही पूरा जो है थ्योरी काम करती है पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं उसके कारण को एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, उन्हें लगता है कि पूर्व से सूरज निकलता है, ठीक है, तो पृथ्वी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। बिल्कुल गलत है, और आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं पूछ लेगा तो आप गलती कर देंगे। पृथ्वी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इसी को जो है घूर्णन गति कहते हैं, और इसके कारण ही जो है दिन और रात होते हैं। पृथ्वी का वह भाग जो सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और पीछे वाले भाग में जो है आपको रात्रि दिखाई देती है। पृथ्वी स्वयं प्रकाश नहीं देती है, वह सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाशित होती है, इसलिए सूर्य की ओर मुख वाला हिस्सा दिन तथा विपरीत वाला हिस्सा जो है रात का अनुभव करता है। देखिए पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्वी का आकार जो है जियोइड टाइप में है, ठीक है, याद रखिएगा, जियोइड टाइप में है, याद रखिएगा इसको। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है जियोइड टाइप में है, और इसमें देखिए जियोइड टाइप में है, और जो थोड़ी सी चपटी है और ध्रुवों पर जो है आपका दबा हुआ, मान लीजिए ये जो है पृथ्वी मैंने ये बना दिया, तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी चिपटी है, ठीक है, यहाँ पर जो ध्रुव है यहाँ पर थोड़ी सी चिपटी है, बीच में आपका जो है निकला हुआ है, तो इसको जियोइड टाइप में कहते हैं हम, याद रखिएगा, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। देखिए टालमी ने जो है भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था जबकि कापरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आकार की दृष्टि से पृथ्वी जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी का वह स्थान जहां दिन रात की लंबाई जो है बराबर होती है, वह स्थान कौन सा है, ये आपको बताना है। 15वें नंबर का सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहाँ पर, जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर आपको जो है दिन और रात की जो है लंबाई जो है पूरे वर्ष भर आपको समान देखने को मिलती है, क्योंकि सूर्य जो है लंबवत रहता है भूमध्य रेखा पर, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भूमध्य रेखा पृथ्वी का वह भाग है जहाँ सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष भर जो है बराबर पड़ता है। प्रकाश वृत्त इस क्षेत्र को सदैव 2 समान भागों में विभाजित करता है, इसलिए दिन और रात की अवधि जो है बराबर रहती है। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा का आधा भाग हर स्थिति में जो है समान प्रकाश प्राप्त करता है। देखिए अगला सवाल कौन से नंबर का है, 16वें नंबर का है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किस बल के कारण जो है होती है। पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा की गति जो है, मतलब चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये कौन सी गति के कारण होती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 16वें नंबर का सही जवाब जो है कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण बल, इसको जो है यह हम कह सकते हैं जो अभिकेंद्र बल है, जो है ये आपका जो सेंट्रीपेटल फोर्स लिखा हुआ है ये आपका अभिकेंद्र बल हो जाएगा, ठीक है, अभिकेंद्र बल हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अभिकेंद्र बल वह बल है जो किसी वस्तु को जो है वृत्तीय पथ पर घूमते रहने में सहायता करता है, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति भी इसी अभिकेंद्र बल के कारण बनी रहती है। इसके उदाहरण है रस्सी में गेंद को घुमाना, झूले पर बैठे लोग, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति, और कार का जो है समतलीय वृत्तीय पथ पर जो है चलना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, 17वें नंबर का सवाल है, कह रहा है भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है। आप सभी लोग जानते हैं इस तरह के सवाल आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप लोग भूलिएगा मत। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को जो है भारत का जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी जो ग्रीनविच मीन टाइम है इससे हमारा जो टाइम है ये 5.5 घंटा आगे चलता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है भारत में इलाहाबाद नैनी के पास से गुजरने वाली जो 82 डिग्री 30 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा है, यह जो है भारत का स्थानीय समय का जो है मानक समय है, याद रखिएगा। यह ग्रीनविच मीन टाइम से जो है कितना आगे है, तो लगभग जो है 5.5 घंटा आगे है। अगला सवाल देखिए, एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक होती है, ये आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा सूर्य कहाँ चमकता है और सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ये जो है भूमध्य रेखा पर ही पड़ती हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा पर ही पड़ती हैं, याद रखिएगा। क्योंकि ये पृथ्वी है तो भूमध्य रेखा आपकी जो है यहाँ से गुजरती है बीचों बीच से, ठीक है। अब जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री जो मकर रेखा है, इनके बीच में जो है सूर्य जो है लंबवत रहता है, याद रखिएगा। यहाँ पर गर्मी इसीलिए अधिक होती है और एनर्जी आपकी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये NBS PGT 18/9/2019 में ये सवाल आपको देखने को मिला था। अगला सवाल देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित रेखा को जो है क्या कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, कर्क रेखा, मकर रेखा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये आपका जो है ग्लोब हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो लाइन आपको गुजरती हुई दिख रही है ये आपको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा हो गई, और इसके ऊपर जो है, अब इसके ऊपर का ये सारा हिस्सा आपको क्या कहलाएगा, तो ये उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और इसके नीचे का जो हिस्सा है ये आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। तो ये साउथ जो है आपका
हो जाएगा, ये आपका उत्तर की तरफ जो है नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में विषुवत रेखा जो है या भूमध्य रेखा बांट देती है ग्लोब को दो भागों में। अब ऊपर की तरफ से जो एक रेखा जाती है जो 23.5 डिग्री पर जाती है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इसको जो हम 0 डिग्री कहते हैं, देशांतर को जो 0 डिग्री हमारी है इसको जो है हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री जो हमारी अक्षांश होती है देशांतर नहीं, इसको हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। अब इसके ऊपर जो है उत्तर में 23.5 डिग्री की जो रेखा रहती है इसको हम क्या कहेंगे, यही आपसे पूछ रहा है, तो ये आपकी कर्क रेखा होती है और इसके नीचे जो होती है ये आपकी मकर रेखा होती है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा, ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए केवीएस पीआरटी में ये सवाल पूछा गया है और उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और दक्षिण में जो है इसको मकर रेखा कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा पर आधारित है, आप सभी लोग जानते हैं 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर। अब चाहे 82 सही 1/2 लिख दिया जाए या 82 डिग्री 30 मिनट लिख दिया जाए, कहीं कहीं 82 डिग्री 45 मिनट लिखा जाता है तो वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, वो आपका गलत हो जाएगा, उसको आप लोग याद रखिएगा, उसको सही मत कर दीजिएगा। केवीएस पीआरटी 22/12/2018 में ये सवाल आपका जो है पूछा गया था। देखिए भारत का मानक समय इलाहाबाद नैनी के पास से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है और यह ग्रीनविच मीन टाइम से जो है आपका 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से जो है होकर गुजरती है। देखिए अक्षांश किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो पृथ्वी पर किसी स्थान की वह कोणीय दूरी जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में मापी जाती है, ये इसको आप अक्षांश कहते हैं। ये आपसे ऐसा जो है पहला ऑप्शन बोल रहा है और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो यही आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी पर किसी स्थान की वह कोणीय दूरी जो विषुवत वृत्त के उत्तर या दक्षिण में मापी जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी जो है अक्षांश होती है। ठीक है, अक्षांश होती है, ए विकल्प सही हो जाएगा। केबीएस पीआरटी 22/12/2018 में ये सवाल पूछा गया था। अब हर 1 डिग्री के अंतराल पर मान लीजिए ये जो है आपका ग्लोब हो गया, तो ये जो है जो आपका 0 डिग्री की आपकी मकर रेखा रहती है, मकर रेखा कह रहा हूँ, भूमध्य रेखा जो रहती है ये पूरा जो है सर्किल रहती है। मान लीजिए एक गेंद ले ले और यहाँ से अगर रेखा खींचें तो ये पूरा एक सर्किल घूम के आएगी। ठीक है, तो ये जो सर्किल होता है इसी को ये आपका विषुवत जो है ये आपका क्या कह रहा है कि ये जो है विषुवत वृत्त इसको कहा जा रहा है। पूरा सर्किल जो होता है वृत्त बन जाता है और यहाँ से प्रत्येक 1 डिग्री पर आपकी जो है रेखाएं खींची जाती हैं, याद रखिएगा ये आपका ऐसे बनता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में 1-1 डिग्री के अंतर पर जो है कुल जो है 89 अक्षांश रेखाएं जो है आपकी समांतर खींची जाती हैं और कुल रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 179 होती है। ये भी आपके बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में पूछा गया था, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एनसीईआरटी में आपका ये दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, देशांतरीय कोणीय दूरी को मापता है जिसे पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है और वह दूरी किसके आधार पर जो है मापी जाती है, ये आपको बताना है। देशांतर और अक्षांश आप लोग सभी जानते होंगे, मैंने पहले भी बताया है और आप सभी लोगों को, क्योंकि क्लास लंबी होने वाली है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा और मैं ये मान के चलूँगा कि आपको अक्षांश और देशांतर जो है आता होगा। तो ये किससे हम नापते हैं, तो ये जो है ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, जो हमारी प्राइम मेरिडियन रेखा है, ठीक है, जो इससे हम जो है इसके जो है पूरब या पश्चिम में आपके नापते हैं। याद रखिएगा अक्षांश को जो है उत्तर दक्षिण में नापते थे, लेकिन जो देशांतर इसको ईस्ट या वेस्ट में मापते हैं। तो ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। एनवीएस टीजीटी 1/6/2024 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए देशांतर वह भौगोलिक निर्देशांक है जो किसी स्थान की जो है पूर्व और पश्चिम दिशा में स्थिति को दर्शाता है। यह कोणीय दूरी आदि रेखांश जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, इसके पूर्व या पश्चिम में डिग्रियों में मापी जाती है और इसे जो है इसको क्या कहते हैं, तो इसको लॉन्गिट्यूड द्वारा या निरूपित किया जाता है, याद रखिएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर को पार करते हुए किस खाड़ी से होकर गुजरती है, तो ये आपकी बेरिंग स्ट्रेट से। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट से, इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आपने आंसर पहले से ही देख लिया होगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी होती है, तो 180 डिग्री देशांतर जो है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है और इसके उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है ये। यह प्रशांत महासागर में बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है और इस रेखा के पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घटता है और पश्चिम की ओर जाने पर जो है 1 दिन बढ़ जाता है। देखिए ग्रीनविच रेखा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यह लंदन की ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है और पृथ्वी को पूर्व एवं पश्चिम भागों में जो है विभाजित करती है। तो ये आपका सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
देखिए, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रीनविच रेखा जो है लंदन के ग्रीनविच शहर है और वहाँ से ये होकर गुजरती है और ये 0 डिग्री देशांतर को ही जो है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको हम शॉर्टकट में जो है जीएमटी लिखते हैं, ठीक है, जीएमटी लिखते हैं। और यह पृथ्वी को पूर्व और पश्चिमी 2 भागों में विभाजित करती है और इसके पूर्व की ओर रेखाएँ जो है पूर्वी देशांतर और जो है पश्चिम की ओर की रेखाएँ जो है पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं। मान लीजिए एक रेखा हमने खींच दी, ये हमारी हो गई ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसके जो पूर्व की तरफ की हमारी रेखा है इधर, वो हमारी पूर्वी देशांतर हो जाएगी, इधर पश्चिम की तरफ जो है ये हमारी जो है पश्चिमी देशांतर रेखाएं हो जाएगी, याद रखिएगा। यदि 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर जो है सुबह 10 बजे हो तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, ये आपको बताना है। ये कौन से नंबर का सवाल है, तो ये आपका जो है 25 नंबर का सवाल है और KVS PRT जो है 22/12/2018 में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये 2 PM हो जाएगा। कैसे 2 PM हो जाएगा, तो हम समझते हैं। देखिए 1 डिग्री आगे जाने पर, ठीक है, 1 डिग्री जो है पूर्व में जाने पर जो है कैसा होता है, तो ये 4 मिनट का टाइम जो है ये आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर टोटल जो है ये 60 डिग्री का है अंतर। देखिए 20 डिग्री से और 80 डिग्री के बीच में 60 डिग्री का फ़र्क है। तो अगर हम 60 को जो है 4 मिनट से जो है देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 मिनट हो जाएगा। और 240 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो ये हमारा कितने घंटे हो जाएगा, 4 घंटे हो जाएगा, ठीक है, 4 घंटे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो है 10 बज रहा था 20 डिग्री पर, तो अगर 10 में हम 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 4 जोड़ देंगे तो 4 अगर जोड़ेंगे तो ये 2 बज के जो बजे हो जाएंगे, दोपहर के बाद के जो है 2 बज जाएंगे शाम को। याद रखिएगा, इसको ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, पूर्व में जाने पर टाइम बढ़ेगा, अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो ये टाइम हमारा घटेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। बस आप निकाल ले जाएंगे, बस आप ये समझिएगा कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में जो है 4 मिनट का अंतर आता है, ठीक है, 4 मिनट का अंतर आता है। कब घटाना है कब जोड़ना है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर हम पश्चिम, ये कहता था पश्चिमी देशांतर, तो पश्चिमी देशांतर, वैसे पूर्वी देशांतर पर ही ये पूछता है, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ये आपका जो है हिंदुस्तान में ही है, माजुली द्वीप इसका नाम है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा और ये आपको असम में देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये बनाया गया है। तो इसका जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो इसका पहला ही विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए माजुली विश्व का सबसे बड़ा जो है नदी द्वीप है, जो आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। यह लगभग 880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और देवी तथा मिजिंग जैसी जनजातियों का निवास है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है घोषित किया गया है। देखिए अंग्रेजी चैनल या इंग्लिश चैनल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो इंग्लिश चैनल जो है किसके किसके बीच में है और ये किसका हिस्सा है, ये आपको बताना है। देखिए जो इंग्लिश चैनल है ये अटलांटिक महासागर का भाग है और उत्तरी फ्रांस को जो है ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है, याद रखिएगा। ये जो है अटलांटिक महासागर का भाग है और ये जो है उत्तरी फ्रांस को जो है ग्रेट ब्रिटेन के द्वीप से अलग करता है। तो उसका बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है जो उत्तरी फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच स्थित है और यही जलडमरू मध्य इन दोनों भूभागों को अलग करता है। मिहिर सेन इस चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय थे जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए नदी के मुहाने पर बनने वाली कौन सी आकृति जो है नदियों के निक्षेपण की विशेषता मानी गई है, ये आपको बताना है। तो ये डेल्टा बनाती है, ठीक है, डेल्टा, इसको हम सी विकल्प इसका सही मानेंगे। डेल्टा ही नदियों के मुहाने पर जो है आपको डेल्टा का निर्माण आपको देखने को मिलता है। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम है क्या है, तो उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया गया है और ये मुख्यतः जो है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। याद रखिएगा यहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष जो है ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको जो है सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। देखिए भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये कहाँ है। तो ये 29 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा जवाब हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बैरन द्वीप पर, ठीक है। बैरन द्वीप कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए विश्व का सबसे बड़ा और व्यापक प्रवाल भित्ति कोरल रीफ, ठीक है, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आप देखिए ग्रेट बैरियर रीफ या न्यू कैलेडोनिया रीफ या रेड सी कोरल रीफ, या इसमें से कौन सा है आपका जो सही हो जाएगा ये आपको बताना है। 30 नंबर का सवाल है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये सबसे व्यापक जो है प्रवाल भित्ति का जो है पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, याद रखिएगा। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे व्यापक समुद्री प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है जो 2900 से अधिक भित्तियों और 900 से अधिक द्वीपों से मिलकर बना है। यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तरी पूर्वी तट के साथ लगभग 1400 मील तक फैला हुआ है।
अन्य महत्वपूर्ण जो जो ग्रेट बैरियर कह रहा हूँ, कोरल रीफ के जो उदाहरण हैं, ये आपका न्यू कैलिडोनिया रीफ फ्रांस, फ्लोरिडा रीफ जो अमेरिका में है, रेड सी कोरल रीफ जो है हिंद महासागर में भी आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला है? सारामती पर्वत का एक भाग है, ये आपको बताना है, इसका जो है पर्वतमाला है। 31 नंबर का जो सही सवाल है आपका हो जाएगा पूर्वांचल पर्वतमाला। ठीक है, पूर्वांचल रेंज जो है ये सारामती पर्वत की जो है एक पर्वतमाला है, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए सारामती जो है नागालैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है जो भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। यह पूर्वांचल पर्वतमाला का ही भाग है। इसके पास जो है थानामीर गांव स्थित है जो नागालैंड में सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। देखिए हिंद महासागर का सबसे जो गहरा बिंदु है वो कौन सा है ये आपको बताना है, तो ये आपका सुंडा ट्रेंच हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच हो जाएगा, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं और इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है सुंडा गर्त या जावा गर्त है, जो जावा द्वीप के पास स्थित है और मकरान तटीय क्षेत्र पाकिस्तान और ईरान में ओमान के खाड़ी के पास पाया जाता है। यह महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है नहीं है। देखिए जो डायनामाइटिया ट्रेंच ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है और इसकी जो है गहराई तुलनात्मक रूप से इससे जो है कम है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप जो है ये कहाँ विकसित होते हैं ये आपको बताना है। जालीनुमा या डेंड्रिटिक जो ड्रेनेज पैटर्न है ये कहाँ बनते हैं? केवल नरम चट्टानों पर बनते हैं या जो है कठोर व नरम चट्टानों समानांतर परतों में आपको पाए जाते हैं? आप कहाँ बनते हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है कि जहाँ कठोर और नरम चट्टानें समांतर परतों में पाई जाती हैं वहाँ पर आपको जो है जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलता है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। लैब्राडोर के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? लैब्राडोर आप जानते हैं कुत्ता नहीं, लैब्राडोर जो है ये अब जलधारा है। ठीक है, अब ये कैसी जलधारा है? तो ये एक प्रकार की जो है ठंडी जलधारा है जो है अटलांटिक महासागर में बहने वाली है। याद रखिएगा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। तो बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी लेब्राडोर को आप जो है कुत्ता मत समझ लीजिएगा। देखिए लेब्राडोर जो है ये धारा जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है जो बैफिन खाड़ी से निकलकर न्यू फाउंडलैंड के पास जो है गल्फ स्ट्रीम में मिलती है। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? तो ये गर्म जलधारा है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ घना कोहरा बनने की संभावना अधिक रहती है और यहाँ पर जो है आपको जो है मछली ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह केवल दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, भूमध्य रेखा के पास पाई जाती है। तो देखिए ये सही है, बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए 35 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि हिंद महासागर में समुद्र के नीचे स्थित सबसे बड़ा जलमग्न पठार कौन सा है? अब ऐसा पठार जो समुद्र के नीचे है ये आपको बताना है। ठीक है, समुद्र के नीचे कौन सा पठार है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है केरगुलेन जो पठार है, केरगुलन पठार जो है ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये जो है समुद्र के हिंद महासागर में समुद्र के नीचे स्थित सबसे बड़ा पठार है। देखिए केरगुलन पठार हिंद महासागर में समुद्र के नीचे स्थित सबसे बड़ा जलमग्न पठार है और यह उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दिशा में लगभग 2200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और गहरे पानी में स्थित है। यह दक्षिणी हिंद महासागर में अंटार्कटिका प्लेट पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, गर्म महासागरीय धाराएं सामान्यतः किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, आप जान लीजिए कि इनकी उत्पत्ति कैसे होती है। अब गर्म जलधाराएं जो होती हैं ये ध्रुवों से जो है नहीं निकलती हैं, ये जो है ध्रुवों की ओर जाती हैं। ठीक है, ये ध्रुवों की ओर जाती हैं और ये जो है भूमध्य रेखा से, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य ज़्यादा चमकता है तो भूमध्य रेखा की तरफ से निकलने वाली जो धाराएँ होती हैं गर्म होती हैं और ये ध्रुवों की ओर जो है चलना शुरू करती हैं और ध्रुवों से जो ठंडी जलधाराएँ उत्पन्न होती हैं वो जो है की भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। तो इसको आप पैटर्न को समझिए कि जो ठंडा है जो गर्म है वो ठंडे की तरफ भागता है और जो ठंडा है वो गर्म की तरफ भागता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसा कुछ पैटर्न बनता है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा 36 नंबर का सवाल, इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो है सी विकल्प हमारा ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए दिन में 2 बार नियमित रूप से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है ये आपको बताना है। दिन में 2 बार महासागरीय जल का जो है ऊपर उठकर आगे बढ़ना और नीचे गिरकर पीछे लौटना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो इसको हम कहते हैं ज्वार भाटा।
आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, इसको हम ज्वार भाटा कहते हैं। अगला सवाल देखिए, हिमालय के बारे में दिए गए कथनों का परीक्षण कीजिए। कह रहा है सतलुज से काली नदियों के बीच स्थित हिमालयी भाग को जो है कुमायूं हिमालय कहा जाता है। तो क्या ये सही है? देखिए बिल्कुल सही है। सतलज और काली नदियों के बीच के जो हिमालय का जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? इसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। और हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला जो है सिवालिक कहलाती है और यह जो है सबसे नवीन है। तो बिल्कुल ये बात सही है, दोनों कथन आपके जो है ये हमारे सही हो जाएंगे। तो इसका सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 जो है दोनों आपके सही हैं। अगला सवाल देखिए, भारत के भू आकृतिक स्वरूप से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कथन 1 कह रहा है कि जो स्थलखंड तीनों ओर से समुद्र से घिरा है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो बिल्कुल इसीलिए देखिए भारतीय प्रायद्वीप की जब बात होती है तो यहाँ आप देखेंगे कि दक्षिण भारत की बात होती है और भारत का जो प्रायद्वीप है ये आपका जो है 3 तरफ से जो है समुद्र से आपका घिरा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इधर से भी और इधर से भी और इधर से भी, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये प्रायद्वीपीय भूमि हमारी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट इस बेस पर हमारा सही हो जाएगा। देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी कह रहा है। ठीक है, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ये आपका कौन सी है? तो ये कह रहा है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी ये अनाईमुड़ी है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ये आपको बताना है। देखिए ये हमारा 39 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए केवल कथन 1 सही है। क्यों कथन 1 सही है? क्योंकि जो अनाईमुड़ी है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी नहीं है, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी है। ये आपको याद होना चाहिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो पूर्वी घाट की सबसे ऊँची चोटी है उसका क्या नाम है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर केवल जो है कथन 1 ही सही है, याद रखिएगा, क्योंकि जो है अनाईमुड़ी जो है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए आंतरिक हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको चुनना है। देखिए शिवालिक हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई जो है ये 6000 मीटर है और अधिकांशतः प्रमुख शिखर इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। कौन से? आंतरिक हिमालय में। ठीक है, अब देखिए इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो बी ही विकल्प सही है, क्योंकि आंतरिक हिमालय की जो औसत ऊंचाई है ये आपका 6000 मीटर है और अधिकांशतः जो प्रमुख शिखर हैं इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। तो ये बी विकल्प इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आंतरिक हिमालय को क्या कहते हैं? तो हिमाद्री भी कहते हैं इसको, और हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी ऊंची जो है श्रेणी है ये, और जिसकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। अब देखिए विश्व के अधिकांश प्रमुख शिखर जो है एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट, नामचा बरवा इसी में आपको जो है देखने को मिलते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि जो है एवरेस्ट जो है ये तो 8848 मीटर है। तो देखिए इसकी ये औसत ऊंचाई दी गई है। ठीक है, ये औसत ऊंचाई, कहीं नीचा है कहीं ऊंचा है। ठीक है, ऐसे है। तो ये हमारी एवरेज ऊंचाई जो है इसकी ली गई है, याद रखिएगा। शिवालिक सबसे बाहरी और नवीन श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। कंचनजंगा शिवालिक में नहीं है, जबकि ये जो कहाँ है? हिमाद्री में स्थित है। देखिए ब्लाक पर्वत से जो है संबंधित निम्नलिखित में से कथनों को आपको इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना है। देखिए मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा ताकि आपको सब दिख जाए। कह रहा है वासजस जो है ये फोल्ड पर्वत का उदाहरण है, ये आपसे कह रहा है। और उठे हुए भाग को जो है ग्रेबन और धंसे हुए भाग को जो है हास्ट कहा जाता है। और ब्लाक पर्वत का निर्माण तनाव मूलक बलों के कारण होता है तथा उठे भाग को हास्ट और धंसे भाग को जो है ग्रेबन कहा जाता है। या ब्लाक पर्वत का निर्माण जो है संपीड़न बल के कारण होता है। अब इनमें से कौन सा आपका सही है ये आपको बताना है। 40 जो है 1 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, जो ब्लाक पर्वत होते हैं, मान लीजिए ये है तो ये आपका पर्वत हो गया और यहाँ पर आपको बीच में जो है आपको गर्त देखने को मिला, फिर ये आपका उठा, फिर ऐसे जो हमारा है ये हमारा ब्लैक पर्वत हो जाता है। ठीक है, जब दोनों तरफ से दबाव पड़ता है तो ये ऊपर उठ जाते हैं। अब देखिए जो बल है, जो ऊपर उठा हुआ भाग है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम हास्ट कहते हैं और धंसे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? इसको हम ग्रेविन कहते हैं, याद रखिएगा। तो यही बी विकल्प हमारा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये एनवीएस पीजीटी 17/9/2019 में आपसे सवाल पूछा गया था। देखिए ब्लैक पर्वत तब बनते हैं जब पृथ्वी की परपटी पर तनाव मूलक या टेंशनल बल जो है कार्य करता है। परिणाम स्वरूप भूमिखंड जो है टूटकर ऊपर उठ जाता है, जिसे हास्ट कहते हैं। जो हिस्सा नीचे धस जाता है उसे ग्रेवन कहा जाता है। वासजस पर्वत जो है ये रिफ्ट वैली और सतपुड़ा पर्वत जो है इसके उदाहरण है, याद रखिएगा। तो ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो वासजस पर्वत है ये भी आपका जो है ये आपका किसका पर्वत है? तो ये ब्लैक पर्वत ही है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका दिया गया है ये कह रहा है कि वासजस पर्वत जो है ये आपका फोल्ड पर्वत है, या जो है वासजस माउंटेन जो है ये फोल्ड माउंटेन है,
ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको जो है ब्लैक माउंटेन की बात हो रही थी, इसीलिए जो है डी विकल्प आपका इसका गलत हो जाएगा। देखिए पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर मानव तथा अन्य जीव रहते हैं उसे क्या कहा जाता है। देखिए एनवीएस टीजीटी में ये सवाल पूछा गया था। इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम स्थल मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। याद रखिएगा इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम चलते फिरते हैं और जहाँ पर्वत पठार और मैदान व घाटियाँ पाई जाती हैं उसे हम जो है लिथोस्फीयर कहते हैं। और यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। इसके ऊपर मिट्टी की जो है पतली परत होती है। पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 29% भाग जो है ये आपका स्थल मंडल है, बाकी 71% भाग जो है आपका जलमंडल है। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित वह क्षेत्र जो अपने विशाल धान के खेतों और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के लिए प्रसिद्ध है, वह कौन सा है। देखिए कारक द्वीप है या मारुस्थलीय क्षेत्र है या जो है चिल्का तट है या कुट्टनाड जो है रीजन है, ये कौन सा है ये आपको बताना है। जो है 43वें नंबर का जो सवाल है इसका जो सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। एनवीएस पीजीटी 19/9/2019 में ये सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा कुट्टनाड क्षेत्र हो जाएगा। कुट्टनाड क्षेत्र जो है इसका डी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। देखिए कुट्टनाड क्षेत्र जो है केरल के अलप्पुझा, पथानमथिट्टा और कोट्टायम जिले में फैला हुआ है। यह विशाल धान के खेतों और कृषि आधारित भौगोलिक विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध है। यह भारत में समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र जो है ये माना जाता है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा खांसी ज़्यादा आ रही है, इसीलिए जो है बीच बीच में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, आवाज़ जो है रुक रुक के आ रही होगी, तो आप लोग जो है इसको जो है इग्नोर कर दीजिएगा। देखिए यह केवल भारत में बहती है ऐसा कहा जा रहा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी केवल भारत में ही नहीं बहती है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इसका जो है ए विकल्प तो गलत हो गया। ये बहते बहते कहाँ चली जाती है, तो ये आपका जो है बांग्लादेश से होके जो है फिर आपकी बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। देखिए इसका उद्गम जो है तिब्बत में चीमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास है, ये आपसे कहा जा रहा है। 44 नंबर का सवाल है और बिल्कुल सही कहा जा रहा है। इसका जो उद्गम है तिब्बत में चीमा युंगडुंग ग्लेशियर के पास है, याद रखिएगा। तो बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। इसे भारत में जो है जमुना कहा जाता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसको जो है जमुना कहाँ पर कहते हैं, तो इसको जो है कहाँ पर कहते हैं, तो ये जो है जमुना जो है इसको बांग्लादेश में कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये आपका गंगा नदी है, ये भी याद रखिएगा। देखिए केवीएस पीआरटी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है 29 किलोमीटर लंबी है और तिब्बत, भारत व बांग्लादेश इन तीनों देशों में ये आपकी बहती है। इसका उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसका नाम जो है सांगपो है और बांग्लादेश में इसे जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ी जो है नदी द्वीप का निर्माण करती है। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, जो माजुली है वो असम में है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल में जो है आयतन के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ये आपको बताना है। ये आपका केवीएस पीआरटी में सवाल पूछा गया था 2018 में और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका 78% जो है नाइट्रोजन, 21% जो है ऑक्सीजन और आर्गन जो है 0.93% और 0.03% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको देखने को मिलती है। देखिए भूपर्पटी में अत्यधिक दबाव के कारण जब शिलाखंड अपने स्थान से विस्थापित होकर ऊपर या नीचे की ओर सरक जाते हैं तो इस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। 46वें नंबर का सवाल है और ये भी आपका केवीएस पीआरटी में पूछा गया था 2018 में। तो इसको हम कहते हैं भ्रंसन कहते हैं, ठीक है, भ्रंसन कहते हैं, याद रखिएगा। फॉल्टिंग कहते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जब भूपर्पटी पर अत्यधिक दबाव पड़ने से कोई शिलाखंड अपने स्थान से विस्थापित हो जाता है और एक और शिलाखंड दूसरी शिलाखंड की अपेक्षा जो है ऊपर नीचे चले जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, भ्रंसन कहते हैं। विस्थापन से जो भाग ऊपर उठ जाता है वो हास्ट कहलाता है और जो भाग नीचे धंसता है वह ग्रेवन कहलाता है। अगला सवाल देखिए, उत्तर पूर्वी तंजानिया में किस सक्रिय ज्वालामुखी में जो है विस्फोट के आसन्न लक्षण जो है दिखाई दे रहे हैं, विस्फोट के जो है आसन्न लक्षण दिखाई दे रहे हैं। देखिए केवीएस पीआरटी में भी ये सवाल आपका पूछा गया था 16/12/2017 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माउंटेन ऑफ गॉड, ठीक है, माउंटेन ऑफ गॉड बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। उत्तर पूर्वी तंजानिया में स्थित माउंटेन ऑफ गॉड पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जिसे जो है नाइट्रोकार्बोनाइट
नेटाइट वाला लावा निकलता है और इस सक्रिय ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट के आसन्न लक्षण देखे गए हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देकर आसपास के लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की सलाह दी है। माउंट पिनाडुबो में अंतिम विस्फोट जो है 15 जून 1991 को हुआ था और यह जो है तंजानिया में नहीं है। अगला देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा पठारी क्षेत्र जिसकी औसत ऊंचाई जो है 4500 मीटर से अधिक है, जिसे रूप ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं इसे जो हम कौन सा पठार कहते हैं। तो इसे जो है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है गलत दिया गया है। देखिए तिब्बत का पठार ही है जो पामीर का पठार कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो तिब्बती पठार और जो है पामीर का पठार ये समझ लीजिए एक ही है। तो हम क्योंकि पामीर का पठार है तो हम इसी को सही मान लेते हैं, बाकी आप जाने रहिएगा। कहीं कहीं इसको तिब्बत का भी पठार लिख देता है, कहीं कहीं पामीर का पठार लिख देता है। तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। KVS PRT में जब ये सवाल आया था तो देखिए इसको जो है पामीर का पठार इसका सही जवाब माना गया था। 2011 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पामीर पठार दुनिया का जो है छत इसको कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर से अधिक है और यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तिब्बत इसी पठार के विस्तार में जो है स्थित है। अगला सवाल देखिए, ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार कहलाते हैं। ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। दैनिक ज्वार, अर्धजैनिक ज्वार, मिश्रित ज्वार या ज्वार भाटा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित ज्वार, ठीक है। मिश्रित ज्वार सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। KVS TGT 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्री जल का ऊपर उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब ज्वारीय तरंगों में जो है असमानता हो तो इसे मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा में दोनों उच्च ज्वार और दोनों निम्न ज्वार निम्न भाटा में जो है स्पष्ट अंतर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, आपको बताना है। बैरन द्वीप में ज्वालामुखी ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट विसुबियस ये आपका किस प्रकार का ज्वालामुखी है, और माउंट एटना या कोटोपैक्सी। तो इनमें से जो आपका कह रहा है कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, मतलब विषुप्त है या सोया हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका माउंट विसुबियस हो जाएगा, ठीक है। माउंट विसुबियस हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। KVS TGT 2018 में पूछा गया था। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनसे लावा गैस और राख का उत्सर्जन जो है हमेशा होता रहता है। एटना, कोटोपैक्सी और बैरन द्वीप जैसे ज्वालामुखी सक्रिय की श्रेणी में आते हैं और माउंट वेसुवियस वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी नहीं माना जाता है, इसीलिए बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस कम मात्रा में पाई जाने के बावजूद अत्यधिक उच्च ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखती है, ये आपको बताना है। ये भी सवाल KVS TGT 2018 का सवाल है और मात्रा में तो कम है लेकिन जो है नुकसान करने की जो है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, SF6 जिसको बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए GWP का उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि कोई गैस कितनी ऊर्जा अवशोषित कर पृथ्वी को गर्म करती है। उच्च GWP जो है वाली गैसें कम मात्रा में होने पर भी अधिक ताप अवशोषित करती हैं। जैसे SF6 जो है ये कम प्रचलित ग्रीन हाउस गैस है लेकिन इसका जो GWP बेहद अधिक है। अगला सवाल देखिए, हिमोड़ के धीरे धीरे जमाव से हिमानी के तल पर बनने वाले गुंबदाकार टीले किस स्थल रूप को दर्शाते हैं, ये आपको बताना है। हिमोड़ के धीरे धीरे जमाव से हिमानी के तल पर बनने वाले गुंबदाकार टीले किस स्थल रूप को दर्शाते हैं, ये आपको बताना है। 52 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ड्रमलिन की आकृति आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ड्रमलिन की आकृति सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। KVS TGT 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए यह स्थल रूप हिमानी के नीचे जमा हुए हिमोड़ के लंबे गुंबदाकार ढेरों से बनता है और इनका आकार उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे के समान दिखाई देता है। यह हिमानी प्रवाह की दिशा में लंबाई में फैला होता है, इससे पूर्व हिमानी गति का संकेत मिलता है। अगला सवाल देखिए, हिमोड़ के गुंबदाकार टीले समूह में पाई जाने वाली कौन सी स्थल रूप अवस्था अंडों की टोकरी का स्वरूप बनाती है, ये आपको बताना है। ये देखिए डी विकल्प इसका सही हो जाएगा या ए विकल्प सही हो जाएगा या आपका सी, ये आपको बताना है। KVS TGT 2018 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये इसका ड्रमलिन ही जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए ड्रमलिन हिमानी तल पर हिमोड़ के धीरे धीरे जमाव से बने गुंबदाकार लंबे टीले होते हैं जो समूह में पाए जाते हैं। इनका आकार उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे जैसा होता है तथा इनका मुख्य भाग जो है ये ढालू और पीछे का भाग खड़ा हुआ दिखाई देता है। और जब ऐसे अनेक ड्रमलिन पास बनते हैं तब यह क्षेत्र अंडों की टोकरी जैसे स्थल रूप व्यवस्था प्रस्तुत करता है। इसका उल्लेख उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी इंग्लैंड और उत्तरी अमेरिका में मिलता है।
देखिए, हिमनद जब पर्वतों के नीचे उतरते समय पिघलकर अपने साथ लाए गए अवसाद को छोड़ देता है तो बने निक्षेपों को जो है क्या कहा जाता है? तो बने हुए निक्षेपों को जो है क्या कहा जाता है? 54 नंबर का सवाल है। हम इसको क्या कहते हैं? हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, हिमोड़ कहते हैं। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखिए, विश्व की सबसे प्राचीन तथा सबसे अधिक गहराई वाली जो है स्वच्छ जल की झील का नाम क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा जवाब हो जाएगा? तो ये आपका जो है बैकाल झील हो जाएगा। ठीक है, बैकाल झील हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए बैकाल झील लगभग 3 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है और इसे पृथ्वी की सबसे गहरी मीठे पानी की झील भी कहा जाता है। इसकी औसत गहराई लगभग 744 मीटर है, जो इसे अन्य झीलों से विशिष्ट बनाती है। यह झील साइबेरिया के दक्षिणी भाग में स्थित है तथा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। अगला सवाल देखिए, दो अलग अलग जलराशियों को जोड़ने तथा दो स्थलीय खंडों को पृथक करने वाली संकीर्ण समुद्री धारा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? देखिए 56वें नंबर का सवाल है। इसको हम जल संधि कहते हैं, जिसको हम स्ट्रेट भी कहते हैं। जैसे पाक जल संधि आप लोग सभी लोग जानते होंगे, जो भारत और श्रीलंका के बीच में है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर तक फैली होती है, जहाँ लगभग सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो ये कौन सा जवाब इसका सही हो जाएगा? देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं, ये जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल होती है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा और मौसम संबंधित सभी घटनाएं जो है इसी में होती हैं। देखिए कह रहा है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत के निचले भाग में पाई जाती है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली होती है? तो 58वें नंबर का कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फियर भी कहते हैं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओजोन परत मध्यमंडल में नहीं होती बल्कि समताप मंडल के निचले हिस्से में स्थित होती है और यह परत पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक फैली होती है और पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन परत की पहचान 1913 में फ्रांस के वैज्ञानिक फैब्रिक चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। अगला सवाल देखिए 59वें नंबर का सवाल है, ओजोन परत द्वारा अवशोषित न होने पर सूर्य की पराबैंगनी किरणों का पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाना किस गंभीर परिणाम की संभावना को बढ़ा देता है, ये आपको बताना है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है क्या बढ़ाता है? देखिए अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, या धूल तूफान, या हरित गृह प्रभाव, या त्वचा कैंसर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? 59वें नंबर का सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे जो घातक है ये आपका जो है स्किन कैंसर का जो है कारण बनती है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ओजोन जो परत है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकता है। यदि ये किरणें सीधी सतह तक पहुंच जाएं तो तापमान में वृद्धि के साथ त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन गैस 1535 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल के निचले भाग में सघनता से पाई जाती है। इसके तापमान हेतु डाप्सन इकाई जो है, डाप्सन में इसकी जो है नाप की जाती है, याद रखिएगा। विश्व का वह मरुस्थल कौन सा है जिसका कुल क्षेत्रफल सबसे अधिक है और जो अफ्रीका महाद्वीप के विशाल भाग में फैला हुआ है? ठीक है, तो अफ्रीका में कौन सा आपका देखने को मिलता है मरुस्थल? तो जो सबसे बड़ा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, सहारा मरुस्थल, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सहारा मरुस्थल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल माना जाता है। यह अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में विशाल विस्तार के रूप में स्थित है और जो है थार मरुस्थल एशिया महाद्वीप में भारत तथा पाकिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ है, जो आकार में सहारा से छोटा है। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध पीसा की मीनार किस देश में स्थित है जिसे उसके झुकाव के कारण विश्व वास्तुकला का विशेष नमूना माना जाता है? पीसा की मीनार। अभी पीसा की मीनार कहाँ है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इटली। ठीक है, इटली हो जाएगा। ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए कॉक्स बाजार, जहाँ विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्री तट स्थित है, वह किस देश में है ये आपको बताना है। तो आपको जो है आंसर आपको दिख गया होगा। इसका जो सही जवाब है ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो अभी भारत का काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहा है और वहाँ पर जो है भारत विरोधी जो है घटनाएं आपको देखने को मिल रही होंगी। कॉक्स बाजार बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है और लगभग 75 मील तक फैले प्राकृतिक समुद्री तट के लिए प्रसिद्ध है। इस तट क्षेत्र में लबोनी, हमचरी और जो है पता नहीं क्या लिखा है बीच में, जैसे प्रमुख समुद्री तटों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शांत समुद्री वातावरण और सफ़ेद रेतीली तटरेखा के कारण यह स्थान एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल जो है बन चुका है।
अगला सवाल देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश की सीमा के भीतर स्थित है, ये आपको बताना है। तो माउंट किलिमंजारो जो है ये आपका कहाँ है, ये आपको बताना है। 63 नंबर का सवाल जो है ये आपका तंजानिया में देखने को मिलता है, माउंट जो है किलिमंजारो। देखिए माउंट किलिमंजारो जो है 5,895 मीटर की ऊंचाई वाला विश्व का सबसे ऊंचा एकल पर्वत फ्री स्टैंडिंग माउंटेन माना जाता है। यह तंजानिया देश में स्थित एक जो है सुप्त ज्वालामुखी है जो विषुवत रेखा के समीप पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख पर्वतमालाएं जो है एटलस, ड्रैगन्सबर्ग, कैमरून पर्वत है और इस महाद्वीप की विशिष्ट भौगोलिक पहचान इसी से बनती है। अगला सवाल देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची मुड़ी हुई मीनार इन्फिनिटी टावर किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। KVSPRT 16/12/2013 में ये सवाल आपका पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दुबई। ठीक है, दुबई में आपको जो है क्या देखने को मिलता है, तो इन्फिनिटी टावर आपको दुबई में देखने को मिलता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैरिबियन द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। KVSPRT का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जॉर्डन। बाकी आपका क्यूबा, जमैका और जो है त्रिनिदाद और टोबैगो जो है ये आपका किसका हिस्सा है, तो एक कैरिबियन द्वीप समूह का हिस्सा है, लेकिन जॉर्डन जो है वो आपका इसका हिस्सा नहीं है। देखिए कैरिबियन देश जो है कैरिबियन देश उत्तरी अमेरिका के पास स्थित द्वीप समूह है। यह क्षेत्र कैरिबियन सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर के आसपास जो है फैला हुआ है। जॉर्डन कैरिबियन द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। जॉर्डन जो है दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और सीरिया व सऊदी अरब का पड़ोसी देश है। अगला सवाल देखिए, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जो देश है क्षेत्रफल के आधार पर वो कौन सा है, ये आपको बताना है। KVSTGT 2015 में ये सवाल आपका पूछा गया था और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इसका कुल क्षेत्रफल जो है 9,52,05,067 वर्ग किलोमीटर है और इसकी राजधानी जो है वाशिंगटन DC है। USA के राष्ट्रपति जो बाइडन जो है गलत है। देखिए इसके जो राष्ट्रपति हैं वो आपके कौन है, आप सभी लोग जानते हैं, अभी हाल ही में तबाही मचाई है इन्होंने वेनेजुएला में, तो ये आपके जो है डोनाल्ड ट्रंप है। अगला सवाल देखिए, KVSTGT 2018 में रूस के स्टेपी प्रदेश के जो है प्राचीन निवासियों को क्या कहा जाता है। रूस के जो स्टेपी प्रदेश है इनके प्राचीन निवासियों को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इनको हम कहते हैं किर्गिज़। ठीक है, किर्गिज़ कहते हैं। 67 नंबर का जो है बी विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा बी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बरमुंडा ट्रायंगल कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो बरमुंडा ट्रायंगल आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, बरमुंडा ट्रायंगल आपको जो है कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपका प्रशांत महासागर में है या हिंद महासागर में है या अटलांटिक में है या आर्कटिक में है। तो बहुत ही फेमस जगह है, आप सभी लोग जानते होंगे। तो ये आपका अटलांटिक महासागर में है। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए NVS में 2014 में ये सवाल आपका पूछा गया है। देखिए बरमुंडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित एक रहस्यमयी क्षेत्र है और इसे दानो मौत का जो है त्रिकोण भी कहा जाता है। यह क्षेत्र फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुंडा के बीच स्थित है। माना जाता है कि यह त्रिभुज कई जहाज़ों और विमानों को रहस्यमयी तरीके से अपनी ओर खींच लेता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है, ये आपको बताना है। इस तरह के सवाल भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। देखिए कोलंबो, जकार्ता, मनीला, सिंगापुर। तो ऐसे में आपको बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि आपको अक्षांश इनके याद होने चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, सिंगापुर। यहाँ पर इसके अक्षांश दिए गए हैं। देखिए 6 डिग्री, 14 डिग्री और 15 डिग्री। तो 1 डिग्री पर देखिए आपका क्या है, तो सिंगापुर है, तो इसीलिए ये आपका सही हो जाएगा। देखिए कौन सा सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में इनमें से, ये आपको बताना है। वेटिकन सिटी या मोनाको या पलाऊ या सैन मेरिनो। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा जो है वेटिकन सिटी। सबसे छोटा देश जो है इनमें से वो वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दुनिया का सबसे छोटा देश भी जो है वेटिकन सिटी ही है। इसका क्षेत्रफल 0.44 वर्ग किलोमीटर है। वेटिकन सिटी इटली के रोम शहर के भीतर स्थित एक स्वतंत्र देश है। वेटिकन के बाद दूसरा सबसे छोटा देश जो है वो आपका मोनाको है, जो 2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला सवाल देखिए, म्यांमार का पुराना नाम क्या था। म्यांमार का जो है पुराना नाम क्या था, ये आपको बताना है। 71 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका, इसको हम क्या कहते थे, इसको बर्मा कहते थे। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 1989 में देश का नाम बदलकर जो है म्यांमार कर दिया गया और यह देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, जिसके उत्तर में चीन, पश्चिम में भारत और बांग्लादेश स्थित है। इसकी राजधानी जो है नेपिडा है, याद रखिएगा। इसका प्रमुख समुदायों में कचीन और क्यासी जनजातियाँ आपका पाई जाती हैं। अगला सवाल देखिए, उत्तरी अमेरिका और
दक्षिणी अमेरिका को मिलाकर विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं, ये आपको बताना है। तो आपने सुना होगा गाना सात समंदर पार में, लेकिन वो समंदर की बात नहीं, वो महाद्वीप की बात हो रही है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इतने आपके महाद्वीप जो है ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इंग्लैंड का जिस प्रकार अटलांटिक महासागर से संबंध है उसी प्रकार ग्रीनलैंड का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो उसी प्रकार जो है ग्रीनलैंड का संबंध किससे हो जाएगा, 73 नंबर का सवाल है। तो इसका जो संबंध है अटलांटिक महासागर से भी है, याद रखिएगा। उसी प्रकार ग्रीनलैंड का भी संबंध जो है अटलांटिक महासागर से है। देखिए कि NBS TGT 2013 में ये सवाल पूछा गया था। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप है और यह जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। इंग्लैंड में अटलांटिक महासागर से संबंध है, अतः दोनों को भौगोलिक संबंध एक ही महासागर यानी अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चीन से कौन बहती है, देखिए गंगा नहीं, सिंध भी नहीं, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। KVS PRT 22/12/2018 में ये सवाल आपका जो है पूछा गया था। ठीक है, देखिए तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, तो यारलुंग सांगपो कहते हैं, याद रखिएगा। रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा मूल निवासी पाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था KVS TGT का ये सवाल है 2018 का, तो इनको क्या कहते थे, तो इनको जो हम किर्गिज़ कहते हैं। ठीक है, किर्गिज़ कहते हैं। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि चीन ने रणनीतिक दृष्टि से हम्बनटोटा गहरे जल बंदरगाह में 70% हिस्सा जो है खरीदा है और यह बंदरगाह जो है किस देश में है, ये आपको बताना है। और यह बंदरगाह कौन से देश में है, ये आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये श्रीलंका में है। ठीक है, श्रीलंका में है, याद रखिएगा। कौन सा बंदरगाह, तो हम्बनटोटा कहाँ पर है, श्रीलंका में है। देखिए हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है और दिसंबर 2017 में इस परियोजना का आधिकारिक शुभारंभ किया गया है। समझौते के अनुसार बंदरगाह को 99 वर्षों की लीज पर चीन को सौंपा गया है और इस परियोजना में चीन की कंपनी चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग की हिस्सेदारी जो है 70% है। यह समझौता लगभग $1.12 बिलियन में हुआ था। अगला सवाल देखिए, 2014 में जनमत संग्रह के बाद क्रीमिया किस देश के नियंत्रण में शामिल हो गया था। क्रीमिया जो है ये किस देश के नियंत्रण में शामिल हो गया था, तो ये जो है कौन से देश के, तो ये रूस के जो है नियंत्रण में हो गया था, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अफ्रीकी महाद्वीप की अर्थव्यवस्थाओं में किस देश का सकल घरेलू उत्पाद जो है सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। NVS TGT 2013 में ये सवाल जो है पूछा गया है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका बी विकल्प सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अफ्रीका जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और अफ्रीका को जो है अंध महाद्वीप भी कहते हैं। देखिए पूरे अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका की अर्थव्यवस्था जो है सबसे विकसित और सबसे बड़ी मानी जाती है और दक्षिण अफ्रीका खनिज संपदा, उद्योग और व्यापार के कारण आर्थिक रूप से मजबूत है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए जो है अफ्रीका महाद्वीप की बात हो रही थी, ये चीज़ आप मत भूलिएगा। पाकिस्तान में चीन की सहायता चीन की सहायता से कौन सा जो है गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है, तो ये आपका ग्वादर पोर्ट है। ठीक है, ग्वादर पोर्ट है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बहुत ही चर्चा में है ये, तो यहाँ से आपका सवाल जो है पूछा जा सकता है। चीन पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह का निर्माण जो है करा रहा है और यह एक जो है गहरा जल बंदरगाह है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और यह बंदरगाह अरब सागर के तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान भी है। अगला सवाल देखिए, ग्वादर जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना का प्रमुख हिस्सा है, जिसे हम शॉर्टकट में CPEC कहते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस देश में प्रयुक्त होने वाली मुद्रा दीनार के नाम से जानी जाती है। दीनार जो है कहाँ पर चलता था, तो दीनार आपका जो है ये 80 नंबर का सवाल है और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इराक। ठीक है, इराक जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। इराक में अभी भी आपका जो है दीनार ही चलता है। देखिए इराक की आधिकारिक मुद्रा जो है इराक की दीनार है और चीन की मुद्रा जो है युआन या रेमनबी है। ब्राज़ील की मुद्रा रियाल है और थाईलैंड की मुद्रा जो है बाहत है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस देश में प्रयोग होने वाली मुद्रा जो है रुपया है। रुपया कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो रुपया जो है ये भारत में इस्तेमाल होता है। बहुत ही आसान सा सवाल है। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ग्रीनलैंड जिस समुद्र से घिरा है वही संबंध जो है इंग्लैंड का किस महासागर से है, तो दोनों अटलांटिक महासागर में स्थित है। थोड़ी देर पहले ही हमने ये सवाल किया था, तो ये आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प कह रहा हूँ, बी विकल्प सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। देखिए KVS TGT 2013 में ये सवाल आपका पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस देश में ड्यूस मार्क मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती थी। ड्यूस मार्क जो है ये मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होती थी, कौन से देश में, ये आपको बताना है। 83 नंबर का सवाल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जर्मनी हो जाएगा। कौन
कौन सा, जर्मनी हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, जर्मनी की पुरानी जो मुद्रा थी ये ड्यूस मार्क थी, ये एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है। बाद में जर्मनी ने जो है यूरो को अपनाया। इंग्लैंड में पाउंड स्टर्लिंग चलता है, फ्रांस में पहले फ्रैंक चलता था, अब यूरो चलता है, आयरलैंड में पाउंड के बाद जो है यूरो प्रयोग किया जाने लगा है। अगला सवाल देखिए, दुनिया में सबसे अधिक सोना उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सोना सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चीन विश्व में जो है सोने का सर्वाधिक उत्पादन करता है। मैक्सिको चांदी का उत्पादन में अग्रणी है और ऑस्ट्रेलिया लोहा एस्क व बॉक्साइट उत्पादन में प्रमुख है। अमेरिका खनिज तेल उत्पादन में जो है सबसे ज़्यादा शीर्ष पर है। भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वेनेजुएला में है। देखिए, जब मध्य अक्षांशों में वायु दाब अचानक तेजी से गिरता है और तूफान असमान रूप से प्रबल हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। देखिए, कौन से नंबर का सवाल है, तो ये 85 नंबर का सवाल है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं, याद रखिएगा, बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वायुदाब में तेजी से गिरावट आने पर तूफान अधिक शक्तिशाली हो जाता है। इस घटना को मौसम विज्ञान में बॉम्बोजेनेसिस कहते हैं और यह प्रक्रिया 24 घंटे में 24 मिलीबार या अधिक गिरावट पर मानी जाती है। यह मध्य अक्षांश क्षेत्रों में प्रबल चक्रवात उत्पन्न करता है। अगला सवाल 86 नंबर का सवाल है, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र सतह का तापमान औसत से अधिक हो जाने पर बनने वाले मौसम पैटर्न को क्या कहते हैं, ये आपको बताना। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। देखिए, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र सतह का तापमान औसत से अधिक हो जाने पर बनने वाले मौसम पैटर्न को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। ये 86 नंबर का सवाल है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका एल नीनो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एल नीनो उसको कहा जाता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, एल नीनो वह स्थिति है जब प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है और इससे जो है वैश्विक मौसम जो है व्यापक रूप से बदलाव इसमें आ जाता है। वैश्विक मौसम में भारत में इसके कारण जो है वर्षा घट सकती है और यह 4 से 5 डिग्री सेल्सियस समुद्री तापमान वृद्धि के साथ जो है प्रकट होता है। थोड़ा सा जुकाम की वजह से और जो है खांसी की वजह से पढ़ने में थोड़ी सी रुकावट हो रही है, तो कहीं कहीं जगह पे जो है गलतियाँ हो जा रही होंगी, तो आप लोग जो है उनको इग्नोर करिएगा। मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन क्योंकि आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है इसीलिए मुझे जो है वीडियो बनानी पड़ी। तो बाकी आप लोग जो है स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा और आवाज़ पर ध्यान रखिएगा, लेकिन जो कहीं थोड़ी सी गलती हो रही है बोलने में तो वो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। देखिए, सीढ़ी नुमा कृषि का प्रयोग प्रायः किन स्थानों पर किया जाता है। सीढ़ी नुमा कृषि का प्रयोग जो है प्रायः किन स्थानों पर किया जाता है, तो ये पर्वतीय ढलानों पर इस प्रकार की खेती की जाती है। 87 नंबर का सवाल जो है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। पर्वतीय ढलानों पर KVS PRT 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, KVS PRT 2011 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा गलत है। कंटूर जो है ये समान ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं। आइसोथर्म जो है ये समान ताप वाले क्षेत्र होते हैं और जो है आइसोबार जो है समान वायु दाब वाले क्षेत्र होते हैं, या आइसोहाइट जो है समान वायु वेग वाले क्षेत्र होते हैं। तो इनमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। 88 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो आइसोहाइट है ये समान वायु वेग वाले क्षेत्र नहीं होते हैं, ये समान वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, आइसोहाइट का अर्थ है समान वर्षा वाले क्षेत्र, ना कि वायु वेग वाले। आइसोथर्म जो है समान तापमान वाले दर्शाते हैं क्षेत्रों को। आइसोबार जो है समान वायु दाब वाले क्षेत्रों को कहा जाता है और कंटूर जो है ये समान ऊंचाई वाली रेखाओं को दर्शाते हैं। देखिए, हिमालय, एंडीज और आल्प्स जैसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। KVS TGT 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। तो यहाँ पर जो है आपको अधिकतर जो है उच्च भूमि जलवायु आपको देखने को मिलेगी, हाईलैंड्स क्लाइमेट। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, जब तक वर्षा की मात्रा लंबे समय तक सामान्य से कम हो जाती है, जब जो है वर्षा की मात्रा लंबे समय तक सामान्य से कम हो जाती है और यह स्थिति समय व स्थान दोनों में समान रूप से दिखती है, तो इसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए KVS TGT 2018 का सवाल है, 90 नंबर का सवाल है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा मौसम संबंधी सूखा इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाता है। अगला सवाल देखिए, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर बनने वाली कुछ समुद्री घटनाएं भारतीय मानसून को जो है प्रभावित कर सकती हैं और वह गर्म समुद्री धारा कौन सी है जो भारत के मानसून को कमज़ोर कर सकती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एल नीनो। थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था
एल नीनो जो है ये आपको सही हो जाएगा इस सवाल के लिए। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। एल नीनो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में बनने वाली गर्म जलधारा है और यह प्रशांत महासागर से होकर हिंद महासागर तक प्रभाव डालती है। यह जो है ग्रीष्मकालीन मानसून को कमजोर कर सकती है भारत में, और इसके कारण जो है तापमान बढ़ता है और वर्षा जो है कम हो जाती है। अगला सवाल देखिए, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण पद्धति के अनुसार शीतोष्ण जलवायु की विशेषता किस विकल्प से मेल खाती है, ये आपको बताना है। तो इनमें से शीतोष्ण जलवायु की विशेषता क्या है, ये आपको बताना है कोपेन के अनुसार। मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, KVS TGT का ये सवाल है, और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान जो है -3 डिग्री से अधिक, लेकिन 18 डिग्री से जो है ये आपका कम होता है, याद रखिएगा। तो यही आपकी विशेषता है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान व वर्षा को बनाया, और शीतोष्ण जलवायु में ठंडे महीने का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है और इसका अधिकतम तापमान 18 डिग्री से कम रहता है, ये आपको ये इन्होंने कहा है। ठीक है, यह मध्यम अक्षांशों में पाई जाने वाली जलवायु है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अपने संबंधित वायोम या परितंत्र प्रकार से जो है मेल नहीं खाता है। देखिए, सवाना ये उष्णकटिबंधीय उपोष्ण घास भूमि है, याद रखिएगा। तो ये कौन सा सही हो जाएगा इसमें से, ये आपसे पूछ रहा है। 93 नंबर का ये सवाल है। देखिए, अगर हम बात करें तो समशीतोष्ण जो पर्णपाती वन है ये टैगा नहीं है, याद रखिएगा, टैगा नहीं है। बाकी सवाना आपका जो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपी जो है ये समशीतोष्णीय घास के मैदान है, और जो है सेलवास जो है ये विषुवतीय जो है आपका वर्षावन है। टैगा आपका जो है गलत हो जाएगा। टैगा को जो है बोरियल वन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको बोरिवल वन भी कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका जो है सी विकल्प ही इसके लिए सही हो जाएगा, क्योंकि यही कह रहा है कि मेल नहीं खाता है, कौन सा वही आपको बताना था। अगला सवाल देखिए, मैंग्रोव जो खारे तटीय जल में उगते हैं उन्हें किस प्रकार के पादप समूहों में रखा जाता है, ये आपको बताना है। तो इनको जो है हम किस में रखते हैं, इनको हम हेलोफाइट में रखते हैं। ठीक है, हेलोफाइट में रखते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। हेलोफाइट वो पौधे होते हैं जो खारे पानी लवणीय जल में उगते हैं। मैंग्रोव खारे और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जीरोफाइट शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। व एपीफाइट जो होते हैं ये पौधों पर उगते हैं, दूसरे पौधों पर उगते हैं, याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र पर बनने वाले तीव्र चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में समुद्र पर बनने वाले तीव्र चक्रवातों को किस नाम से जानते हैं, 95 नंबर का सवाल है। इसका जो सही जवाब है ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात इनको कहते हैं जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, धरती के घूमने के परिणाम स्वरूप कौन सी घटना घटित होती है, ये आपको बताना है। धरती के घूमने से जो एक आभासी बल क्रिएट होता है वो होता है आपका कोरियोलिस बल, और यही आपका जो है धरती के घूर्णन से उत्पन्न होता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होने वाला एक आभासी बल है, और यह वायु और जलधाराओं की दिशा को प्रभावित करता है। उत्तरी गोलार्ध में या दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर की ओर मोड़ देता है। चक्रवातों की दिशा पर भी इसका जो है गहरा प्रभाव पड़ता है। देखिए, निम्नलिखित में से किस युग में से जो है मेल जो है ये आपको गलत दिया गया है, ये आपको बताना है। देखिए, गलत दिया गया है, गलत वाला बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आप लोग सभी जानते हैं हमेशा सही सही पूछता है, तो आदमी जो है सही को ही जो है गलत करके चला आता है। देखिए, समताप जो है तापमान, समताप रेखा जो है तापमान दिखाती है। समवर्षा जो है ये आपका दाब दिखाती है, कह रहा है, तो यही तो गलत हो गया आपका, ये समान वर्षा वाले क्षेत्रों को दिखाएगा। समलवणता जो है ये खारापन बिल्कुल, और समदाब रेखा जो है ये आपका दाब। तो डी विकल्प भी सही है आपका। बी विकल्प जो है ये मेल नहीं खाता है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म जो है किस शहर में स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन से शहर में है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, देखिए, इसका जो सही जवाब है बुक में आपका दिया गया है खड़गपुर। ठीक है, खड़गपुर। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, खड़गपुर रेलवे स्टेशन में दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, और यह जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है ये 1 किलोमीटर से अधिक है, और यह भारतीय रेलवे का एक प्रमुख जंक्शन है। देखिए, यहाँ पर जो है ये गलत दिया गया है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं है। अभी जो वर्तमान की रिपोर्ट है इसके अनुसार जो है 1507 मीटर, 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, लगभग 1.5 किलोमीटर है ये आपका जो है कर्नाटक में जो आपका हुबली जंक्शन है, याद रखिएगा, हुबली जंक्शन, यहाँ पर आपको जो है प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। तो ये कर्नाटक में हो जाएगा, याद रखिएगा, हुबली में। ठीक है, तो इसने जो है गोरखपुर जंक्शन को जो है पीछे छोड़ दिया है, याद रखिएगा। तो ये जो है यहाँ पर गलत दिया गया है, याद रखिएगा, ये सवाल गलत है, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन गलत दिए गए हैं। इसलिए मैंने कहा था जब जो है क्लास स्टार्ट किया था तभी कि आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए,
दैनिक जीवन में सबसे कम खर्च वाला परिवहन माध्यम कौन सा माना जाता है, ये आपको बताना है। तो सबसे कम इसमें जो कहा गया है वो आपका जलमार्ग माना जाता है। ठीक है, जलमार्ग माना जाता है सबसे कम। सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जलमार्ग सबसे सस्ता परिवहन साधन माना जाता है। इसमें ईंधन कम लगता है और माल ढुलाई सस्ती होती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है यह प्रयागराज से हल्दिया तक है और यह लगभग जो है 1620 किलोमीटर है, ऐसा कहा जा रहा है। अगला सवाल देखिए, 100 नंबर का सवाल है। कृषि भूमि एवं शहरों में निजी कंपनियों कह रहा हूँ निजी संपत्तियों की सीमा दर्शाने वाले मानचित्र किस श्रेणी में रखे जाते हैं, ये आपको बताना है। कृषि भूमि में और शहरों में निजी संपत्तियों की सीमा दर्शाने वाले मानचित्र किस श्रेणी में रखे जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भूकर जो है मैप्स। ठीक है, भूकर मानचित्र जो हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, इसका डी विकल्प जो है यही आपका सही हो जाएगा। जो है भूकर मानचित्र KVS TGT PGT 2016 में ये सवाल आपका पूछा गया था। जो भूकर मानचित्र होते हैं ये भूमि की संपत्ति सीमाओं को दर्शाते हैं और ये समतल सतह पर खींचे जाते हैं और क्षेत्रीय स्वामित्व दिखाते हैं। कृषि भूमि व शहरी क्षेत्रों में निजी स्वामित्व निर्धारण करने के लिए इसका उपयोग जो है किया जाता है। राजस्व व भूमि सर्वेक्षण में ये सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, भारत में प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः किन स्थानों पर पाई जाती हैं, तो ये कौन से स्थानों पर पाई जाती हैं ये आपको बताना है। 101 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कह रहा है कि ये जो है रामेश्वरम में आपको देखने को मिलती है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय एवं उप उष्णकटिबंधीय समुद्रों में मिलती हैं, मतलब जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये समुद्री जीवों द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित कठोर संरचनाएं हैं। भारत में प्रमुख प्रवाल भित्तियाँ लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी और रामेश्वरम में पाई जाती हैं। इन प्रवालों में रंगीन शैवाल जो है जिसको हम जिंजो थैली कहते हैं ये रहते हैं। अगला सवाल देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा के रूप में कौन सी सीमा रेखा जो है स्वीकार की जाती है, ये आपको बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको रेड क्लिफ रेखा जो है आपको देखने को मिलती है। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, ये कब खींची गई थी, तो ये 1947 में सर साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन यही था, आगे हम कल देखेंगे। थोड़ा सा जो है हेल्थ अच्छी ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन क्योंकि बोलने का ही काम है और बोलने में आपका खांसी जुकाम जब हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसीलिए जो है मैं क्लासेज जल्दी जल्दी लेके आपका ख़त्म कर दूंगा, लंबी लंबी क्लासेज। तो आप सभी लोग जो है थोड़ा सा जो गलतियाँ हुई होंगी उसको इग्नोर करिएगा और सेशन को अपना प्यार दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।